हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृति वशिष्ठ और आप केमिस्ट्री को फिंगर पे याद करने के लिए देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कंप्लीट कर लिया था। आज मेटेलिक बॉन्ड को मैं आपको समझाती हूँ। उसके बाद जो हमारे पास बॉन्ड थे, जो हमने इंटर एटॉमिक में जो बॉन्ड पढ़े थे ना, जो मैंने आपको आगे बिल्कुल चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड कराए थे। उसमें 4 बॉन्ड थे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। तो ये तीनों बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं। आज लास्ट वर्ड कंप्लीट करेंगे मेटेलिक बॉन्ड और कल से आपकी स्ट्रक्चर स्टार्ट होगी। तो कल से ये चैप्टर आपका रनिंग करेगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो आज सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर हम अपनी कल से स्टार्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री को अगर अच्छी तरह से पढ़ना है, फिंगर पर पढ़ना है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। चलिए, तो पहले 2 मिनट रिवाइज कर लें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड हम लोग करेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम होता है डेटिव बॉन्ड और इसका एक और नाम होता है डोनर या फिर एक्सेप्टर बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले तो किस किस के बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बन जाता है एंड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बन जाता है। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया लेकिन तेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर तेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मेरा ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया है ना। मैं तेरे को तेरा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डोनेट नहीं कर रहा, तेरे को दे रहा हूँ, पार्शियल दे रहा हूँ। मतलब वो मेरे में भी काउंट होगा और तेरे में भी काउंट होगा। इसको ही बोलते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, चलिए, फिर मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो पहले बात तो लुईस बेस और लुईस एसिड मैंने आपको बताए थे। पहली बात तो मुझे ये बताओ, एसिड और बेस आप लोग जानते हो ना, मैंने आपको बताया प्रीवियस क्लास में। ओके, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करते जाइए, एक ना एक दिन तो ब्रेन में सेट हो ही जाएगा ना। कब तक नहीं होगा, डेली वही पॉइंट रिवाइज करेंगे। जब तक चैप्टर हमारा लास्ट होगा तब तक हमारा ब्रेन में सेट हो जाएगी पूरी केमिकल बॉन्डिंग। चलिए देखो, एसिड होता है, एसिड वो होता है जो H+ आयन को डोनेट करता है एंड बेस वो होता है जो OH- आयन को डोनेट करता है। लेकिन लुईस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट अलग होता है। लुईस एसिड वो होता है जो, जल्दी बताओ, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं लुईस एसिड, और लुईस बेस बोलते हैं जो लोन पेयर को डोनेट करता है। अच्छा, लोन पेयर क्या होते थे? लोन पेयर तो जानते हो ना, लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते, लेकिन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए, ये बात अलग हो गई। हम पढ़ रहे थे लुईस बेस और लुईस एसिड, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो दे रहा है वो होगा लुईस बेस और जो लेगा इलेक्ट्रॉन को लेगा वो होगा लुईस एसिड। क्लियर है? मैंने आपको फिर एक NH3 और एक BF3 का कॉन्सेप्ट बताया था कि NH3 के पास लोन पेयर होते हैं लेकिन BF3 के पास कौन सी वैकेंट ऑर्बिटल थी? p वैकेंट ऑर्बिटल थी, जिसकी वजह से वो लोन पेयर को ले लेता है। तो पहले BF3 की शेप जो थी वो ट्राइगोनल प्लेनर थी एंड NH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी और पिरामिडल शेप थी। नहीं आता कोई बात नहीं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, एकदम फिंगर में याद करेंगे। अभी आप लोग समझ लो, BF3 जो होता था उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती थी जिसकी वजह से उसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर हो जाती थी। एंड NH3 जो था, NH3 बता दिया, लेकिन जब NH3 डोनेट कर देता है ना BF3 को, जब NH3 डोनेट कर देता है तो यहाँ पर जो NH3 था उसको बोला था लुईस बेस और जो BF3 था उसको बोला था लुईस एसिड। वॉइस इंटरप्ट करती है, इसकी वजह से मेरे को फ़ैन ऑफ करके आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो आपका एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है ना। चलिए, उसके बाद BF3 और NH3 की हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता दी। मैंने बताया था कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड अकेला बनता है तो वो सिग्मा काउंट होता था, जब किसी के साथ बनेगा तो वो पाई बॉन्ड काउंट होगा। फिर मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि जो 15, 16, 17 जो नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट में शो करते हैं।
लेकिन जो 13 और 14 ग्रुप जो अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में शो करते हैं। ठीक है, चलिए जी। बोरॉन 3 से ज़्यादा वैलेंसी इसलिए शो कर पा रहा था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट पी ऑर्बिटल, अगर क्योंकि बोरॉन है सेकेंड ग्रुप का, और सेकेंड ग्रुप कभी भी अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता है। लेकिन बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेता है। फिर मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाना सिखाई थी। अब हम पढ़ते हैं मेटालिक बॉन्ड, लास्ट बॉन्ड है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं और इस लेक्चर को उतना ही पढ़ेंगे आज। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रक्चर में कल स्टार्ट करूँगी आप लोगों का। मेटालिक बॉन्ड, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, मेटालिक बॉन्ड मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होगा, मेटल्स में प्रेजेंट होगा। मेटल्स में प्रेजेंट होगा तो मेटल्स पूरे पीरियोडिक टेबल में कहाँ होती है, आप लोग बताओगे मुझे? मैं बताती हूँ। देखो, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स हैं, जबकि पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, मेटलाइट्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कर्नल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कर्नल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का, जिसको हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल क्या होता है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? देखो बताती हूँ। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसको कैसे लिखेंगे हम? ऐसे तो फिल करते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, तो सोडियम को कैसे लिखेंगे? 2, 8, 1। तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सभी होते हैं कर्नल इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो? कोई भी एटम लिया या फिर एलिमेंट लिया, उसका जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसके सारे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कर्नल इलेक्ट्रॉन। तो ये अभी सोडियम क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सोडियम प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। समझ गए? तो मेटालिक बॉन्ड क्या है? एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कर्नल। पॉजिटिवली चार्ज कर्नल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो तो नेगेटिव की फॉर्म में निकल गया ना, वो तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में निकल गया ना। लेकिन जो सोडियम के जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन थे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो इसको हम ऐसे डोनेट करते हैं कि जो सोडियम होता है, सोडियम ऑक्यूपाई होता है लेटिस साइड पर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्यूपाइड होते हैं वॉइड या फिर इंटरस्टिशियल साइड पर। समझ गए ना आप लोग कि कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं किसी भी एटम या फिर किसी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कर्नल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जब हम मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक बॉन्ड बढ़ता है, एंड जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते थे तो नॉन मेटालिक बॉन्ड बढ़ता था। यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है। फर्स्ट डे से ज़्यादा तो सेकेंड डे में मेटल्स का नंबर ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होगा तो मतलब कर्नल का अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। तो फर्स्ट डे से सेकेंड डे की मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है, मेटालिक नेचर की बात नहीं हो रही। मेटालिक नेचर एक अलग है और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ एक अलग है। मेटालिक नेचर जब भी बात करेगा तो वो हम कैसे निकालेंगे? ग्रुप में बढ़ती है और पीरियड में जाने पर कम होती है मेटालिक नेचर। लेकिन मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की जब बात होगी तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, मतलब जितना ज़्यादा
कर्नल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो जब हम पीरियड में जाएंगे तो पीरियड में नॉन मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, पी ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एस ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, क्योंकि इसमें टोटली मेटल्स होती हैं। तो जब हम एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में आगे जाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ रहा है ना। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब कर्नल का अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा। अगर कर्नल का अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो फर्स्ट ए से मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी सेकेंड ए की, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया। सेकेंड ए से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा डी ब्लॉक में, क्योंकि उसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेटेलिक नेचर एक अलग पॉइंट है और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ एक अलग पॉइंट है। क्लियर हुआ? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो फटाफट से, 2 मिनट दे रही हूं मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि मेटेलिक नेचर क्यों बढ़ता था ग्रुप में जाने पर, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती थी, एटॉमिक साइज बढ़ता था, तो न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल के साथ अट्रैक्शन कम हो जाता था। अगर अट्रैक्शन कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, क्योंकि मेटल में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को निकालने से देखते हैं, जबकि नॉन मेटल में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को गेन करने से देखते थे। ये तो बात हो गई मेटेलिक नेचर की। लेकिन मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है उतना ज़्यादा कर्नल का अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। अगर कर्नल का अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मेटल का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। कोई पूछे आपसे कि मेल्टिंग पॉइंट मेटल का ज़्यादा है या मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल का ज़्यादा है, तो आप आंसर दोगे मेल्टिंग पॉइंट मेटल का ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि मेटल्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होता है? बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कर्नल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं, उसी को मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मेटल का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। किसी को कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाया करो कि मैम हमको समझ में नहीं आया, और जो इसको फॉलो करेगा वही 180 आउट ऑफ 180 ला पाएगा। अदरवाइज बहुत चैनल है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, मैं कोई फोर्स नहीं करूँगी। बट अगर इधर पढ़ना है तो सीरियसली डेली पढ़ना है, कोई भी लेक्चर को स्किप नहीं करना है। तो बात हो गई मेल्टिंग पॉइंट की। मेटल एंड नॉन मेटल में मेल्टिंग पॉइंट मेटल का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल के कंपैरिजन में। क्यों ज़्यादा होगा मेटल का? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रेजेंट है। ओके, चलिए, लेकिन एक्सेप्शन, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है नॉन मेटल से, नो डाउट, लेकिन 2 ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी उनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल से ज़्यादा हो जाता है। मेरी बात फिर से सुनो, मेल्टिंग पॉइंट जब हम मेटल और नॉन मेटल में देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट मेटल का ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पाया जाता है बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल के बीच में, ठीक है। लेकिन 2 ऐसे एक्सेप्शन है नॉन मेटल के, जो है नॉन मेटल, उनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल से कम होना चाहिए, लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क कैसे? मान लो एक धागा लिया, एक धागा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आपने वो देखिए बोरियां जो होती हैं, बोरियां जब आपस में वो थ्रेड से तो बनी होती है, जब बोरियां आपस में ऐसे थ्रेड से बन जाती हैं तो कितनी ज़्यादा कंजक्टेड हो जाती हैं, वो कितनी ज़्यादा कंजक्टेड हो जाती है कि उसमें एक थ्रेड को आप अलग नहीं कर सकते हो। सेम यही कंडीशन आती है उन 2 एक्सेप्शन में। जैसे कि इसका पहला एग्जांपल होता है कार्बन का डायमंड। डायमंड को बोलते हैं नेचुरल हार्डेस्ट मटेरियल, एंड सेकेंड एक्सेप्शन होता है नॉर्बाइट।
B4C, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हार्डेस्ट मटेरियल। जो B4C होता है इसका यूज़ बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। जो आर्मी मैन्स होते हैं, आर्मी मैन्स की जो जैकेट्स होती हैं उनमें इसी का B4C का यूज़ किया जाता है। जो आर्मी मैन होते हैं, आर्मी मैन की जो जैकेट्स होती हैं वो नॉर्बाइट की ही बनी होती हैं, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया? तो फिर से सुनो फटाफट से। मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कर्नल। कर्नल कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाहर जितने भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनको कर्नल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जो कर्नल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आते हैं लेटिस साइड पर, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आते हैं वॉइड पर या फिर इंटरस्टिशियल साइड पर। जो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो मेटल की ज़्यादा होती है नॉन मेटल के कंपैरिजन में, क्योंकि मेटल में कौन सा अट्रैक्शन पा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से मेटल से ज़्यादा नॉन मेटल से ज़्यादा मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है नॉन मेटल के दो, डायमंड एंड नॉर्बाइट। इसलिए नॉन मेटल होने के बावजूद भी मेटल से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं ड्यू टू देयर सॉलिड नेटवर्क स्ट्रक्चर। आगे पढ़ेंगे, कोई डाउट मत करना, मैंने अभी समझाया। नेटवर्क स्ट्रक्चर मतलब बहुत ज़्यादा कंजक्टेड इनकी स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल से भी ज़्यादा हो जाता है। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बता दी, फर्स्ट डे से ज़्यादा, सेकेंड डे से ज़्यादा डी ब्लॉक की। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? पीरियड में जाने पर इलेक्ट्रॉन का नंबर जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ेगा। किसी को मेटेलिक बॉन्ड में कोई भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। अब तक केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट लेक्चर से लेकर इस लेक्चर तक किसी को कैसा भी कोई भी, अब आप लोगों ने PYQ लगाना स्टार्ट कर दिए होंगे। PYQ में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद मैं क्वेश्चन सारे कराती हुई चल रही हूँ। ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी नहीं है, इसके अंदर ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग PYQ लगाकर देखो एक बार। PYQ लगाने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, वैसे कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है, ऑन द कैमरा बोल रही हूँ। ओके, चलिए। उसके बाद अगर आप लोग बोल रहे हो कि मैम हमको कोई एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कि नीट 2025 का लेवल एज़ कम्पेयर टू 2024 ज़्यादा रहेगा। तो अगर कोई बच्चा, अगर आप लोग मॉड्यूल्स लगाओ, ओके, उसके बाद मॉड्यूल्स लगाओ, क्वेश्चन कहीं से भी लगाओ, मैं मना नहीं करती। थ्योरी मेरी फॉलो करो, NCERT थ्योरी, मेरे जो नोट्स हैं सारे NCERT के नोट्स हैं, एक भी बाहर पॉइंट नहीं है। बाहर होगा जो कन्वीनियंट होगा ना, वही मैंने पॉइंट बाहर से लिए होंगे। तो NCERT थ्योरी के लिए क्वेश्चन आप लोग कहीं से भी करो। कुछ बच्चे क्वेश्चन की बुक पूछ रहे थे, तो आप लोग क्वेश्चन PYQ तो आप रखो ही रखो। PYQ आते हैं 25 ईयर्स या 30 ईयर्स आती हैं बुक। अरिहंत की ले लो, MTG की ले लो, केमिस्ट्री की, वेल सफिशिएंट है, अच्छी बुक है। उसके बाद भी अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैम और कौन सी बुक चाहिए और कौन सी बुक लगाएं, हमें और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें बिल्कुल फिंगर्स पे करनी है केमिस्ट्री, तो आप उसके लिए एक बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, VK जसवाल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आप उसको लगा सकते हो। उसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो जो ध्यान से लेक्चर लेगा उसके वही क्वेश्चन वही ट्रीट कर पाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार VK जसवाल लगा ली तो फिर आपको कोई नहीं रोकेगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने से। ठीक है, तो चलिए, किसी को कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। और अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजिन्स, ब्रदर, सिस्टर, ताकि उनको भी पता लगे कि केमिस्ट्री को इतना, जो हम समझते हैं ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना नहीं है, हर एक चीज़ कॉन्सेप्चुअल है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सभी के साथ, ताकि केमिस्ट्री को इस वे से भी पढ़ा जा सकता है।
ओके, तो आज मेटेलिक बॉन्ड हमारा कंप्लीट होता है। कल मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करवाऊंगी, ऑक्साइड्स मतलब जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो सब बनवाऊंगी। अभी मैं उसको नहीं रिव्यू नहीं कर रही। ओके, तो चलिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो अपने गोल के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। मोस्ट प्रोबेबल 7 to 8 मंथ्स बचे हैं। ओके, चलिए जी, तो कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।